हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी है। इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन हैं, 15 एंड 16, और दोनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। और हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स हैं और हर सब पार्ट 1 नंबर का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड है। इसमें पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर अबाउट द डायमीटर ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ ह्यूमन हेयर एंड व्हेन बंडल्ड इनटू अ फाइबर ऑप्टिक केबल they are capable of transmitting more data over longer distances and faster than other mediums। मतलब ये होता क्या है कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है, कुछ ऐसे एक हेयर जितना वो थिन होता है, तो लेकिन उसको हम जूम करके बना लेते हैं। ये हेयर जितना थिन है, और इसमें क्या होता है कि एक तरफ से लाइट एंटर करती है या सिग्नल एंटर करता है, जो भी डाटा जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है वो एंटर करता है। ठीक है, और फिर ये इसको ठीक से बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे लाइट मतलब यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, तो जो भी होगा, सिग्नल होगा या लाइट होगी, कोई वेव हो सकती है, वो एंटर करेगी एक एंड से ऑप्टिकल फाइबर के, तो वो टकरा के यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से फिर टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो वेव है, जो लाइट है, ये यहाँ से एंटर करती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाएगी। ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है जहाँ जहाँ पे ये टकराती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बाहर नहीं निकल पाती। तो जैसे मान लो आपने एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोई सिग्नल भेजा, तो वो इसी के अंदर रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो बाहर तो निकलेगा नहीं, तो इसे लॉस नहीं होता। लॉस ऑफ जो डाटा है, जो भी सिग्नल है, वो उसका लॉस नहीं होता, और इसको बहुत लंबे डिस्टेंस पे हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है वो कि दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोर डाटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड फास्टर देन अदर मीडियम्स। तो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि सिग्नल की जो ये जो स्पीड होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। ठीक है, लगभग वही होती है। बहुत तेज, काफ़ी तेज स्पीड से सिग्नल ट्रैवल करता है, और लॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इसके अंदर रहता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है जहाँ जहाँ पे वो टकराता है। तो ये कैसे होता है आगे पढ़ लेते हैं। दे हैव अ सेंट्रल कोर। कोर मतलब यही चीज़ है, ये जो फाइबर है, ये जो हेयर जितना थिन है उतना ये एक फाइबर ले लेते हैं, और उसके अंदर उसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। ठीक है, सराउंडेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक क्लैडिंग। क्लैडिंग मतलब इसके ऊपर भी एक और कोटिंग होती है। ये जो कोर है, इसके ऊपर कोटिंग करते हैं हम, वो भी सिलेंड्रिकली होगी। जैसे मान लो पाइप के ऊपर पाइप चढ़ा दिया, एक आपने रॉड ले ली, रॉड के ऊपर आपने कोटिंग कर दी किसी इंसुलेशन की, तो वो भी तो सिलेंड्रिकली होगी ना। तो वो ऐसे दिखा लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे ये कोटिंग है। ठीक है, ये कोटिंग हो गई। तो ऐसी कोटिंग नीचे भी होगी, क्योंकि भाई सिलेंड्रिकल है ना, चारों तरफ से ये घूमेगा। तो हम मतलब अगर आप 3D में देखना चाहोगे तो ऐसे देखो, ऐसे ये एक कोर हो गया, और उसके ऊपर ये कोटिंग हो गई। कोटिंग, कोर, और एक क्लैडिंग बोलते हैं इसको। जो इसके ऊपर कोटिंग की जाती है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। तो यहां से लाइट अंदर घुसती है इस वाले सरफेस से, फिर यहां से टकरा के फिर अंदर जाती है, फिर अंदर रह जाती है। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है वो। अब ये बोल रहा है कि सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक क्लैडिंग विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये जो क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। ठीक, तभी तो होता है। देखो,
जब लाइट यहां से जाएगी तो फिर ये TIR कब होता है? TIR की कंडीशन होती है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तभी TIR हो सकता है। तो डेंसर से रेयरर में जाने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N ऑफ कोर शुड बी मोर देन N ऑफ क्लैडिंग, तभी तो TIR होगा, वरना तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि लाइट जा रही है यहां से कोर के अंदर से और टकरा के अंदर ही रह जाएगी। क्यों कब रह जाएगी? जब बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। लाइट ट्रेवल्स डाउन अ फाइबर ऑप्टिक केबल बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ द इंटरफेस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। वही चीज है कि लाइट यहां से जाती है और जो क्लैडिंग और कोर का जो इंटरफेस है वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, दिस वे द लाइट बीम रिमेन्स इनसाइड द कोर टिल इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। मतलब ये ऐसे करके ये इसी कोर के अंदर रह जाती है। यहां पे ही बना लेते हैं ये क्लैडिंग का। तो ऐसे जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके बार बार रिफ्लेक्शन होके इसी कोर के अंदर रह जाती है और चलती रहती है जब तक ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है। जितना लंबा चल रहा है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जितना भी चल रहा है, वहां तक पहुंच जाती है दूसरे एंड पे। ठीक है, बिना बाहर निकले। तो ये इसका फायदा है, इसमें लॉस काफी कम होता है। तो इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चन करने हैं, तो पढ़ ले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सब पार्ट है 15th क्वेश्चन का। इसमें ये बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑन विच द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स इज। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, सीधा पता चल रहा है कि यहां पे TIR होता है, इसी पे बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर सीधा हो गया हमारा C, क्योंकि जो हमने यहां पे पढ़ा अभी, जो देखा कि जो सिग्नल है वो टकरा के अंदर रह जाना चाहिए। इसमें भी बोल रहा है वो, इसमें बोला है ना इसने कि ऑप्टिकल द लाइट ट्रेवल्स डाउन अ फाइबर ऑप्टिक केबल बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग। तो रिफ्लेक्ट कब करेगा? मिरर तो नहीं है ये। ठीक है, ये क्या चीज है? ये तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? जब TIR होगा तभी रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा उसका? TIR हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा C हो गया। तो पहला सब पार्ट तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल इफ द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज √2। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये कोर है और इसके ऊपर क्लैडिंग है। ठीक है, ये क्लैडिंग है और ये कोर है। तो यहां से लाइट मान लो ये क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, मतलब यहां से लाइट आएगी तो लाइट टकरा के ये पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तभी तो उसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल C। ठीक है, कि जिस एंगल पे लाइट यहां से आई और टकरा के पैरेलल टू द सरफेस हो गई, उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो वही हमको निकालना है। अब इसमें दे रखा है, इसको ले लेते हैं N1 और ये N2 है। तो हम स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। N1 इंटू साइन C इक्वल टू N2 इंटू साइन, ये कितना है? 90 हो जाएगा ना। ये 90 डिग्री है, क्योंकि जब रे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी सरफेस के, तो कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल से? 90। तो साइन 90। तो यहां पे साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 91 होता है, N2 अपॉन N1 कर देंगे। तो अब इसमें देखो किसका रेशियो दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर एंड क्लैडिंग का मतलब क्या हुआ कि N1 अपॉन N2 दे रखा है एक्चुअली। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू √2। तो N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √2। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन √2। अब साइन C इक्वल टू 1 अपॉन √2 है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी ना। तो हमारा आंसर तो B हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा B। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये सेकंड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड सब पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इफ द क्लैडिंग इज रिमूव्ड। अगर हम क्लैडिंग को हटा दें,
अगर हमने क्लैडिंग हटा दी, सिर्फ क्या बच गया, कोर बच गया और बाहर हवा है, ठीक है, तब क्या होगा, द लाइट विल नेवर अंडरगो TIR इन द कोर। तो इसको देख लेते हैं अभी कि अगर हम क्लैडिंग को हटा दें तो क्या होगा। देखो इसमें एक और चीज बोल रहा है, क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस, क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। इसमें से देखना है कि कौन सा सही है, तो चेक कर लेते हैं। देखो अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें तो यहां से अब हम क्रिटिकल एंगल चेक कर लेते हैं कि घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, या मतलब कौन सा ऑप्शन सबसे सही है वो हमें चूज करना है। तो मान लेते हैं कि अब क्रिटिकल एंगल C हो जाएगा, C1 ले लेते हैं, ठीक है, जिसपे कि ये 90 डिग्री पे ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगी रे, तो ये 90 अगेन हो जाएगा। और ये AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 ले लेते हैं, वो हो जाएगा 1, और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, वो तो कुछ होगा, वो पता नहीं हमें कितना है, ठीक है। तो यहां पे हम पहले स्नेल्स लॉ ही लगा देते हैं, N1 इंटू साइन C1 इक्वल टू N2 इंटू साइन 90, ठीक है। तो अब देखो साइन C1 कितना हो जाएगा, साइन 90 तो 1 है, N2 अपॉन N1, ठीक। अब ये देखो यहां पे पहले हमारे पास पहले क्या था, N1 अपॉन N2 √2 के बराबर है, तो N2 अपॉन N1 1 अपॉन √2 के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे अब देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस क्लैडिंग हटा दी। क्लैडिंग हटाने के बाद हमारा N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, क्या घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बस यही देखना है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्लैडिंग हटा देंगे तो हमारा N2 बाय N1 क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए कि बढ़ जाना चाहिए। यहां से दोबारा देखते हैं, देखो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो N2 है वो तो ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, हवा का ही होता है, उससे कम किसी का नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे जो भी ये मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज्यादा ही होगा, हवा से ज्यादा होगा, मतलब N ऑफ एयर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, हवा से ज्यादा। तो अब देखो ये N2 की वैल्यू अगर पहले ज्यादा थी, पहले ज्यादा मतलब अब यहां पे देखो N2 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, पहले कितनी थी, N2 की वैल्यू ज्यादा ही थी ना 1 से, तो ये अगर ज्यादा था तो C1 भी ज्यादा था, ज्यादा होगा ना। अब देखो यहां पे क्या है ना, ये बोल देते हैं कि N2 अपॉन N1 ऐसे लिख देते हैं, आफ्टर रिमूविंग क्लैडिंग, ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा लंबा हो गया, विदाउट क्लैडिंग, विदाउट क्लैडिंग, और N2 अपॉन N1 विद क्लैडिंग, क्लैडिंग के साथ और क्लैडिंग के बिना, किसका N2 अपॉन N1 ज्यादा होगा कम होगा। पहले देखो पहले क्या था, क्लैडिंग थी, जब क्लैडिंग होगी तो N2 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी ना, जब ये 1 से, क्योंकि N1 तो चलो कांस्टेंट है, वो तो कोर है, उसको तो हमने चेंज नहीं किया, तो N2 पहले ज्यादा था क्लैडिंग के साथ, अब ये N2 एयर का है तो 1 हो गया है, तो सीधा सीधा, लेकिन पहले तो ज्यादा था ना, इसका मतलब N2 बाय N1 पहले ज्यादा था क्लैडिंग के साथ, तो अब ये कम हो गया, मतलब क्लैडिंग हटा के N2 अपॉन N1 कम हो चुका है, कम हो गया तो साइन C1 लेस देन साइन C, यही तो है, N2 अपॉन N1 क्या चीज है, साइन C, और N2 अपॉन N1 विद क्लैडिंग क्या था, साइन C, और N2 अपॉन N1 विदाउट क्लैडिंग क्या था, क्या है, साइन C1। तो अब ये साइन C1 लेस देन साइन C हो जाएगा, तो C1 लेस देन C हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो घट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये N2 बाय N1 चेक करना है कि ये कम होगा कि ज्यादा होगा। हमने देख लिया कि क्लैडिंग हटाने से ये N2 बाय N1 कम हो जाता है, तो इसीलिए ये C1 भी कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया C, द क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस, ठीक। तो ये हो गया हमारा थर्ड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ क्लैडिंग एंड कोर इज 2, देन मतलब हमारे पास जो कोर है और क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग, ठीक है, इसके नीचे वाला भी क्लैडिंग है और कोर है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये N2 ले लेते हैं और ये N1 ले लेते हैं, ठीक। अब लाइट यहां से जा रही है तो यहां पे टकरा रही है, तो TIR हो सकता है, जो भी होगा देखते हैं। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ क्लैडिंग एंड कोर, मतलब N2 अपॉन N1 क्या है, ये तो 2 है, ये तो इसने ये दे दिया। N2 कौन सा ज्यादा है, N2 ज्यादा हो गया ना, N2 ज्यादा हो गया N1 से, क्योंकि N2 अपॉन N1 2 आ गया, तो N2 क्या हो गया, N1 से ज्यादा। और जो लाइट कोर में से जाएगी क्या उसका TIR हो सकता है, उसका TIR कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है TIR होने के लिए रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर, क्योंकि अब ये रेयरर हो गया, क्योंकि N1 तो कम हो गया ना, N2 ज्यादा हो गया, तो लाइट अभी कहां से जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो कभी भी TIR नहीं हो सकता। तो एक कंडीशन ये है TIR होने की कि डेंसर से रेयरर जाना चाहिए लाइट, रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये तो TIR हो नहीं सकता। तो हमारा देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है दैट लाइट कैन नॉट अंडरगो TIR इन द कोर, तो यही सही हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा A, ठीक। अब वैसे दूसरे भी देख लेते हैं, आंसर तो हमने कर लिया लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। द लाइट कांट अंडरगो TIR इन द क्लैडिंग, क्या ऐसा होगा, नहीं ऐसा, देखो मान लो कि अब इसके अंदर TIR तो हो नहीं सकता, तो अब ये लाइट यहां से जाएगी, ये कहां से चल रही है, ये रेयरर से डेंसर मीडियम पे जा रही, तो ऐसे जाएगी लाइट। अब यहां पे TIR हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और N2 कुछ होगा 1 से ज्यादा ही होगा, तो ये डेंसर से, अब लाइट जा रही है यहां पे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो हो सकता है यहां पे TIR हो जाए, तो ठीक है। तो ये जो इसने बोला है ये गलत है, तो ये यहां पे TIR हो सकता है क्लैडिंग में, ठीक। अब देखो क्रिटिकल एंगल ऑफ क्लैडिंग इज 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल ऑफ क्लैडिंग वो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे देखो ये मान लेते हैं C, अगर यहां पे क्रिटिकल एंगल, यहां पे अगर रे पैरेलल हो जाती है सरफेस के, तो ये इसको C ले लेते हैं क्लैडिंग में, तो साइन C क्या हो जाएगा हमारा, साइन C N2 इंटू साइन C इक्वल टू, ये हो जाएगा बाहर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है और N इसको 1 ले लो, 1 इंटू साइन 90, ठीक है। तो साइन C कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू क्या है, N2 अपॉन N2, ये हो जाएगा, एक मिनट, साइन C इक्वल टू 1 अपॉन N2। तो यहां से तो हम कुछ एंगल वगैरह बता नहीं सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो जो भी होगा, ये डिपेंड करता है कि N2 की वैल्यू कितनी है, तो तभी हम बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा, ऐसे 60 बोल नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। और क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर इज 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर, तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं बनता ना, कोर में TIR तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्रिटिकल एंगल का कोई सेंस नहीं बनता ना इसमें, तो ये तो सीधा सीधा गलत है। तो एक ऑप्शन ए सही हो गया हमारा, ठीक है, कि लाइट जो है वो TIR, कोर के अंदर TIR कभी नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन सही है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सब पार्ट, और 15th क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन देखते हैं, ये है कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर में इसने कुछ पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विच हैव द एबिलिटी टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस इट्स प्लेट्स। The simplest construction of a capacitor is by using two parallel conducting metal plates separated through a distance by an insulating material called a dielectric
द डाइलेक्ट्रिक कैन बी मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग materials such as air, glass, paper, plastic, etc. The higher the value of capacitance, the more charge the capacitor can store. A capacitor is said to be fully charged when the voltage across its plates equal to supply voltage. मतलब एक सिंपल सा उसने इंफॉर्मेशन दे दी कैपेसिटर्स के बारे में कि कैपेसिटर जो होते हैं वो एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं, उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और वो एक सिंपल कैपेसिटर क्या हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे कोर्स में यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स होती हैं मेटल प्लेट, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और इनका कुछ एरिया होता है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, और ये जो इससे जो कैपेसिटर बनता है इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। और इनके बीच में हवा भर सकते हैं या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो, ठीक। बोल रहा है ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सच एज एयर, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, कुछ भी। और बोल रहा है कि द हायर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी हमारे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सब पार्ट देखते हैं इसका। इसमें बोल रहा है अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी वी। एक कैपेसिटर को हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे मान लो C है इसकी कैपेसिटेंस। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस एंड चार्ज इफ द बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय अ 2 वोल्ट बैटरी। मतलब अगर हम इस बैटरी को हटा के 2V ट्वाइस ऑफ 2V की बैटरी लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे और चार्ज पे। तो ठीक है, देख लेते हैं। सेम कैपेसिटर है, हमने बैटरी लगा दी 2V, सेम कैपेसिटेंस, तो क्या होगा। अब देखो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटेंस होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर इसके बीच में एयर भरी हुई है तो ये फॉर्मूला हो जाता है, अगर कोई मीडियम भरा हुआ है तो यहाँ पे K मल्टीप्लाई हो जाता है। जो भी है फॉर्मूला ऐसा होता है कि जो C होता है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो बैटरी हम अगर हटा दें या डबल कर दें उससे क्या फर्क पड़ जाएगा एरिया पे, कुछ नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी उतना ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट ही है, सब कांस्टेंट है, तो C पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, ये तो सही है। कैपेसिटेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना पहले था। अब ये है कि हमें चार्ज देखना है, चार्ज कितना हो जाएगा। अब देखो चार्ज एक फॉर्मूला होता है C का, एक और फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई वी। Q बाई वी, तो पहले चार्ज कितना था, Q इक्वल टू इनिशियल लेते हैं उसको, इनिशियल चार्ज Q इनिशियल इक्वल टू C इंटू वी, और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इंटू, क्योंकि कैपेसिटेंस तो उतनी रहेगी लेकिन जो वोल्टेज है आपने डबल कर दिया तो 2V। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इनिशियल चार्ज। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी लेकिन जो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम एंड चार्ज विल बी हाफ्ड। चार्ज तो हाफ नहीं होगा, गलत है। बोथ कैपेसिटेंस एंड चार्ज विल रिमेन सेम, ये गलत है। बोथ कैपेसिटेंस एंड चार्ज विल बी हाफ्ड, ये भी गलत है। कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम एंड चार्ज विल बी डबल्ड, तो यही सही हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड सब पार्ट देखते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब इनमें से कौन सा तरीका हम यूज कर सकते हैं ताकि कैपेसिटर के अंदर हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएँ, उसकी कैपेसिटी बढ़ा पाएँ, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सके। इसके लिए कौन सा तरीका हम लगाएं या अपनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3, ये ऑप्शन वो नहीं है कि जो हमको सही करने हैं, ये तो दे रखे हैं तरीके, ठीक है। ऑप्शन ये हैं ABCD, ठीक। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो देखो एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं, एनर्जी होती क्या है। एनर्जी होती है
हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV²। अब देखो जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे एनर्जी भी उसके अंदर बढ़ जाएगी। मतलब हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको उसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ठीक है, हमको C को बढ़ाना है। अब C क्या होता है हमारा? C होता है A∈0/D, और अगर उसके अंदर मीडियम डाल दो तो K भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको रहने देते हैं। अगर हमारे कैपेसिटर में एयर भरी हुई है, यहां पे एयर है, तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस A∈0/D। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहला क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब अगर हम कैपेसिटर के प्लेट का एरिया बढ़ा दें, मतलब एरिया बढ़ा देंगे तो C क्या हो जाएगा? C बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, इससे हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है, पहला जो तरीका है, उससे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सही है, पहला तो ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब अगर डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज कर दें, कम कर देंगे, D को कम कर देंगे, तो C भी तो, ये भी तो बढ़ जाएगा। फिर एरिया बढ़ा दो तो C बढ़ जाएगा, डिस्टेंस घटा दो तब भी C बढ़ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है ये थर्ड, ये बोल रहा है इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो मतलब अगर इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, कैपेसिटर में हम क्या करें, डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, तो हमारा जो नया कैपेसिटेंस आएगा ना C', वो K टाइम्स C हो जाता है, ये हमको पता है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तब भी हमारा, और K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो C' जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो K टाइम्स हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो तीनों केसेस के लिए, तीनों केस में, तीनों तरीकों से हम एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर की। तो यहां पे देखो ऑप्शन में बोल रहा है ओनली 1 and 3, नहीं ये तो ओनली 1 and 3 की बात नहीं है, तीनों सही है। तो तीनों देख लेते हैं, 1, 2 and 3, ये है C ऑप्शन। तो तीनों तरीकों से एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, कि एरिया से भी C बढ़ जाएगा, तो C बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। D कम करने से, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो C बढ़ जाएगा, C बढ़ जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बढ़ जाएगी। D कम करेंगे तो C तब भी बढ़ जाएगा, C बढ़ गया तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, और कि वो तो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा ही होता है, तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो ज्यादा ही होगा पुराने वाले से, तो ज्यादा होगा तो दोबारा से एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो तीनों केसेस में एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन हो गया C। तो ये हो गया हमारा सेकंड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड सब पार्ट। एन एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। मतलब एक कैपेसिटर है जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या किया, नाउ द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब अब क्या किया, बैटरी से हटा दिया। तो बैटरी से हटा देंगे तो क्या होगा, अच्छा ठीक है, यहां पे मान लेते कि किसी V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा था हमने, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये C मान लेते हैं कैपेसिटेंस है, और तो इसके ऊपर चार्ज भी तो आ जाएगा, कुछ Q आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस Q आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं C = Q/V। तो जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, CV। ठीक है, अब क्या किया, इस कैपेसिटर को इस बैटरी से हटा दिया, लो हटा दिया। अब क्या किया, फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो है K दे रखा है, सॉरी। तो इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखो, जब हम कैपेसिटर को बैटरी से हटाएंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कहीं नहीं जाएगा, ये हमको पता है। जो चार्ज इसके ऊपर रहेगा वो +Q और -Q उतना ही रहेगा, ठीक है। और जो हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो उससे इसकी नई कैपेसिटेंस हो जाएगी KC। जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं किसी कैपेसिटेंस में तो K टाइम्स हो जाती है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब हमको एनर्जी देखनी है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, Q²/2C। ठीक, Q²/2C क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता है कि दोनों केसेस में
जब बैटरी लगाई थी तब भी चार्ज Q था और जब बैटरी हटा दी तब भी चार्ज Q है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो E इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ले लेते हैं, ई आई इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी थी। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला भी ये लग जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि चार्ज तो सेम है, अपॉन 2c। अब 2c की जगह क्या आ जाएगा? kc आ जाएगा ना। अब हमको क्या करना है? रेशियो ऑफ इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। तो ई आई अपॉन ई एफ करना है। ई आई अपॉन ई एफ क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन 2kc। तो क्यू स्क्वायर तो कट गया, 2 भी कट गया, c भी कट गया, सब कट गया, तो k ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू k आ जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा हमारा आ गया k। तो हमारा ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर टू बी कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। First, these 3 capacitors are connected in parallel to get energy stored in the system as E1। मतलब ये बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, पहले उनको 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, तो सबका कैपेसिटेंस हम C ले लेते हैं, तो उनको एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो पहले उन तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया, तो हम भी क्या कर लेते हैं? तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर उनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ऐसे ही उसने किया है। तो बैटरी मान लेते हैं कि कोई भी 20 वोल्ट की बैटरी है, उसको हमने ऐसे जोड़ लिया, तीनों कैपेसिटेंस को, तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, वो पहले ये देख लेते हैं कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं, पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C प्लस C प्लस C, सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं पैरेलल में, तो ये तो 3C हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। बैटरी तो वही है 20 वोल्ट की, और कैपेसिटेंस हो जाएगा ये 3C। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी। अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी E1 बोल रहा है वो, कि जब पैरेलल में जोड़ा था तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज E1। तो E1 क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। C कितना है? 3C इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो गया जो भी है, मतलब 3CV स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये E1 की वैल्यू हो गई। अब आगे देखो क्या बोलता है, बोल रहा है देन दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज E2। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने सीरीज में जोड़ा। ठीक है, सेम बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ दिया। इसने मेंशन तो नहीं किया कि सेम बैटरी के साथ जोड़ा, लेकिन अब नहीं दिया तो हम मानेंगे कि सेम बैटरी के साथ जोड़ा है 20 वोल्ट की। तो यहां पे C और C तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये 1/C ऐसे निकालते हैं। 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये हो गया 3/C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3। ठीक है, अब E2 इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से। और इसका ये कैपेसिटेंस कितना होगा? C/3, और 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। तो अब E2 कितना हो जाएगा? हाफ, यहां पे लिख लेते हैं इसको, E2 इक्वल टू हाफ, C कितना है? C/3 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया CV स्क्वायर बाय 6। ठीक है, E2 की वैल्यू। अब क्या बताना है हमको? रेशियो ऑफ E1 एंड E2। E1 और E2 का रेशियो बताना है। तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा? ये देखो E1 कितना, 3CV स्क्वायर बाय 2, और डिवाइडेड बाय E2 करेंगे तो CV स्क्वायर, और ये 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, CV स्क्वायर तो कट गया, और 2 से कट जाएगा, 3 से, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो या तो हो गया, हमारा आ गया 9। E1 अपॉन E2 9 के बराबर आ गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
आंसर हो जाएगा हमारा, यहां पे लिख देते हैं, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, E1/E2 9 के बराबर आ गया। तो ये हमने कर लिया फोर्थ सब पार्ट, और ये हमने कर लिया सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी।